रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। फैशन अब सब के लिए रेडियो उड़ान लेकर आया है एक खास मौका आप सब के लिए। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड या लो विजन हैं और आप मॉडल बनना चाहते हैं या रैंप पर थिरकना चाहते हैं तो ये मौका सिर्फ आपके लिए है। ये फैशन शो कंपटीशन 4 कैटेगरीज में है। ब्लाइंड मेल, लो विजन मेल, ब्लाइंड फीमेल एंड लो विजन फीमेल। हर कैटेगरी से होंगे विनर्स जो जीतेंगे 21,000 और 11,000 के कैश प्राइजेस। सिर्फ 1 मिनट का अपना इंट्रोडक्शन वीडियो बनाइए, अपनी 3 पिक्चर्स क्लिक कीजिए, हाफ, फुल लेंथ एंड क्लोजअप। अपना नाम, एज, पता और कॉन्टैक्ट नंबर radioudan@gmail.com पर सेंड कर दीजिए। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें www.radioudan.com पर। तो देर किस बात की, आज ही अपनी एंट्री भेजिए। सक्षम रिसोर्स सेंटर रोडू शिमला में सुनहरा अवसर आपका इंतजार कर रहा है। क्या आप नेत्रहीन हैं और अपनी पढ़ाई को लेकर गंभीर हैं? तो ये संदेश आपके लिए है। सक्षम रिसोर्स सेंटर लेकर आया है एक खास मौका। यहाँ 20 नेत्रहीन छात्रों के लिए निशुल्क रहने और भोजन की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं या अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करना चाहते हैं तो ये केंद्र आपकी मदद के लिए तैयार है। यहाँ मिलेंगी आपको ये सुविधाएं: कंप्यूटर प्रशिक्षण, ब्रेल शिक्षा और आत्मनिर्भर बनने के लिए विशेष ट्रेनिंग। साथ ही पास के स्कूलों और कॉलेजों में दाखिले में भी सहायता की जाएगी। तो अब देर किस बात की, आज ही आवेदन करें और अपने भविष्य को नई दिशा दें। दाखिले का फॉर्म भरने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विशाल, कार्यक्रम समन्वयक। ईमेल करें vishal@saksham.org या फोन करें 70544220004। अरे भाई, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट फिर से आ गया है और इस बार और भी बड़ा और भी धमाकेदार। गोवा में 9 से लेकर 12 अक्टूबर तक वही पर्पल एनर्जी, वही अपनेपन की वाइब, बस इस बार और थोड़ा ज्यादा प्यार, पावर और पॉसिबिलिटीज के साथ। अगर आप पहले आ चुके हैं तो आपको तो पता ही है, ये फेस्ट कोई इवेंट नहीं है, ये तो मूवमेंट है। और अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो रेडी रहिए, क्योंकि इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट बदल देता है आपका नजरिया। ये है इंक्लूसिव दुनिया का सबसे प्यारा जश्न और आप हैं उसके सबसे खास मेहमान। लेकिन क्या आप अब भी सोच रहे हैं कि पर्पल फेस्ट आने के लिए हमें क्या करना होगा? अरे बस इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट ऐप खोलो, फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लो और तैयार हो जाओ 9 से लेकर 12 अक्टूबर तक इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा में मिलने के लिए। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2025। हर बार कुछ नया, लेकिन फीलिंग वही, अपनेपन और पावर की। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मिशन एक्सेसिबिलिटी के साथ फोर्टनाइट कोलैबोरेशन में लीगल राइट्स पर एक सीरीज करते हैं, जिसका मकसद होता है आपको पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लीगल राइट्स के बारे में अवेयर करना। आज इसी सीरीज के अंतर्गत एक बार फिर से हम शो करेंगे लीगल राइट्स के ऊपर। आज हमने आप लोगों की भारी डिमांड पर मैट्रिमोनी से रिलेटेड टॉपिक लिया है। बहुत सारे लोगों के आए दिन मुझे फोन आते हैं कि उनके मैट्रिमोनी में, मैरिजेस में ये इशू हैं, इनको कैसे सॉल्व करें। किसी का डिवोर्स का है, किसी के प्रॉपर्टी का है, किसी के अब्यूज का है। तो हम कोशिश करेंगे कि तमाम पहलुओं को इस शो में शामिल करें। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो यू कैन सेंड योर क्वेश्चंस टू अस एंड वी विल कवर इन सम अदर शोज एज वेल। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट राहुल बजाज हैं, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं और मिशन एक्सेसिबिलिटी के को फाउंडर हैं। राहुल साहब, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से रेडियो उड़ान पे। थैंक यू दानिश जी, इट्स वेरी गुड टू बी विथ यू अगेन। और ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द डिस्कशन। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों का राहुल जी फोन आता है, आए दिन आता है और सबके अलग अलग इश्यूज हैं। तो हम कोशिश करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर कर सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लोगों का यही सवाल रहता है कि ये जो मैट्रिमोनी इशू है, मैरिजेस से रिलेटेड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के इश्यूज हैं जी, क्या ये
हमारे लिए पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए जो सीसीपीडी के कोर्ट हैं या जो स्पेशल कोर्ट हैं उसके अंतर्गत आते हैं, या हमें नॉर्मल ही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है जो बाकी लोग करते हैं? सो द इसका आंसर सेकंड वाला है जो आपने ऑप्शंस दिए हैं उसमें से। तो सीसीपीडी और एससीपीडी की जुरिस्डिक्शन इस तरीके के इश्यूज पे नहीं होती है। उनका जो डोमेन है वो मतलब एम्प्लॉयमेंट वगैरह वाले इश्यूज हो गए या इंक्लूसिव एजुकेशन, उस तरीके की इश्यूज पे है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फैमिली इश्यूज जैसे कि डिवोर्स, कस्टडी, गार्डियनशिप, मेंटेनेंस, इन चीज़ों के लिए एक नॉर्मल फैमिली कोर्ट्स सेटअप है जो फैमिली कोर्ट्स एक्ट है 1984 का। तो या तो वो रेमेडी अवेलेबल है या तो इन सर्टन केसेस क्रिमिनल रेमेडीज अवेलेबल होती हैं, जैसे क्रूअल्टी है या मेंटेनेंस का केस है अगर क्रिमिनल रूट के थ्रू। सो डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स या तो आप फैमिली कोर्ट्स जाओगे या क्रिमिनल कोर्ट्स जाओगे, बट इन केसेस में सीसीपीडी या एससीपीडी का कोई रोल नहीं है। तो जो स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं आरपीडी एक्ट में हमारे लिए, तो जी। उनकी क्या भूमिका है? क्या वो भी नहीं सुनते? अगर वो भी नहीं सुनते फिर स्पेशल कोर्ट्स का क्या इम्पोर्टेंस है फ्रॉम सीसीपीडी कोर्ट्स? स्पेशल कोर्ट्स बनाने का पर्पस एंड ऑब्जेक्ट ये था कि क्रिमिनल मैटर्स जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के हैं, जैसे कि अगर आपका इंटेंशनल इंसल्ट हुआ है इन पब्लिक व्यू, ये एक कैटेगरी है। दूसरा, अगर कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट किसी ने फ्रॉड्यूलेंटली क्लेम किया है, फिर उसके बाद अगर किसी को रिप्रोडक्टिव डिसीजन मेकिंग डिनाई की गई है, उस तरीके के कुछ स्पेसिफिक क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं जो सेक्शंस 91 और 92 में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के दिए गए हैं। उन स्पेसिफिक केसेस में आप स्पेशल कोर्ट्स में जा सकते हैं। सीसीपीडी और स्पेशल कोर्ट के बीच का फर्क ये है कि जो भी सिविल रॉन्ग्स हैं, चाहे मान लो डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हाउसिंग, reservation, all those issues will go to the disability commissions, and जो क्रिमिनल वाले जो स्पेसिफिकली दिए गए हैं इन दो सेक्शंस में केवल वो जाने हैं स्पेशल कोर्ट्स को। राइट। अब ये बताएं, थोड़ा सा लिसनर्स ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जो मैरिजेस के इश्यूज हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के, वो जी। किसी ना किसी तरह से डिसेबिलिटी से कनेक्टेड तो हैं। जी। कई बार उनको अब्यूज झेलना पड़ता है, इस पर हम बाद में बात भी करेंगे। तो जी। इसको क्यों शामिल नहीं किया गया है आरपीडी एक्ट में? तो देखिए, इसमें दो तीन एस्पेक्ट्स हैं। एक तो जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं इस तरीके के इश्यूज को डील करने के लिए, उसी में स्ट्रेंथन करना उनको और ज़्यादा डिसेबिलिटी सेंसिटाइज बनाना माइट बी अ बेटर अप्रोच एज अपोज टू डिसेबिलिटी कमीशंस में इस तरीके के मैटर्स को टेकअप कराना, बिकॉज डिसेबिलिटी कमीशंस का पर्पस अलग है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जैसे कि मान लो आपने कहा कि ये डिसेबिलिटी से कहीं ना कहीं लिंक्ड है, तो वैसा अगर हम मानने चलें तो फिर तो काफ़ी चीज़ें जो एक डिसेबल्ड इंसान के लाइफ में होती है, एट सम लेवल उनका डिसेबिलिटी में प्ले अ रोल, राइट। अब इसमें दो तीन एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं। मान लो अगर आप एक बात कर रहे हो एक मैरिज ब्यूरो का, ठीक है, कि वो मैरिज ब्यूरो जो है वो डिसेबल्ड कपल्स को अलाउ नहीं करता, मतलब वो बाकी सब एबल बॉडीड कपल्स के मैच मेकिंग करते हैं बट डिसेबल्ड लोगों की नहीं करते। या तो फिर एक डेटिंग प्लेटफॉर्म है या शादी.com जैसा कोई मैट्रिमोनी प्लेटफॉर्म है जो डिसेबल्ड लोगों के लिए या तो एक्सेसिबल नहीं है या तो डिस्क्रिमिनेट करता है उनके अगेंस्ट। उन तरीके की चीज़ों को आप जरूर लेकर के जा सकते हो सीसीपीडी में या एससीपीडी में। दूसरा, अगर आपके पास आपके अगेंस्ट कोई क्रूअल्टी हो रही है, उसके लिए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में प्रोविजंस किए गए हैं। जैसे किसी को मान लो कन्फाइन करके रखा हुआ है, दैट काइंड ऑफ थिंग। बट एक ऑर्डिनरी जैसे मान लो डिवोर्स का मैटर है, ठीक है, उनमें से एक एबल बॉडीड है एक डिसेबल्ड है, इसके लिए जो एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क है उसको पूरा बाईपास करना पड़ेगा अगर हम एक डिसेबिलिटी कमीशंस को इस तरीके के पावर्स देने लगे
और फिर नेचुरली हमको उस तरीके के लॉयर्स जजेस भी चाहिए रहेंगे डिसेबिलिटी कमीशन में जिनको फैमिली लॉ का उतना बैकग्राउंड है, एक्सपीरियंस है। तो वो एक काफ़ी मेजर ओवरहॉल होगा और शायद डिज़ायरेबल भी ना हो। प्रॉब्लम्स डेफिनेटली हैं हमारे यूनिक, बट उनको एड्रेस करना माइट बी डन थ्रू अदर चैनल्स इन अ बेटर वे, आई फील। दो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा आ रही हैं। जी। वो एक तो ये है कि जब एक डिसेबल्ड है और एक नॉन डिसेबल्ड है, जी। तो बहुत सारे केसेस में उनकी शादियां जो हैं वो 6 महीने भी नहीं चल पा रही हैं। तो उसमें जी। रीजन ये आ रहा है कि कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही है, जहाँ उनमें से एक शख्स ने जस्ट बिकॉज कि वो एक अच्छी जॉब पे थे तो उनको लगा कि पैसे की इंपॉर्टेंस है तो वो शादी कर ली। इस तरह के काफी केसेस आ रहे हैं। और जी। फिर वो 6 महीने बाद ही फाइल कर देते हैं और कोई एलोमनी मांगता है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है। जी। तो इनमें क्या, जैसे बहुत बार ये भी कहा जाता है कि फिर ये आर्गुमेंट लिया जाता है कि हमें डिसेबिलिटी की ग्राउंड पे अब्यूज कर रहे हैं। जी। अब आपने कहा कि जो अब्यूज वाला है वो तो आरपीडी एक्ट में है, जी। लेकिन ये डिफाइन कैसे होगा कि अब्यूज किया है डिसेबिलिटी पे या नहीं किया है? क्या ये इशू आरपीडी में बनता है या नहीं, ये हम डिसाइड कैसे करेंगे? देखिए, तो इसमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ अब्यूज हो सकता है। एक तो क्लियर कट केस ऑफ फिजिकल अब्यूज हुआ जैसे, या फिर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का है, उसके लिए तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसके लिए सेक्शन 7 है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का। इसमें कहा गया है कि अगर आपके अगेंस्ट उस तरीके का अब्यूज क्रूअल्टी हो रहा है तो आप एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हो, और वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को डिफरेंट पावर्स दिए गए हैं। जैसे कि अगर आपको किसी ने कन्फाइन किया है तो आपका रिलीज ऑर्डर करना, आपको मेंटेनेंस मिले ये ऑर्डर करना, प्रोटेक्शन दिलवानी है तो वो दिलवाना, और फिर अगर क्रिमिनल केस बनता है तो उसको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को पास ऑन करना। ये सब चीज़ें तो क्लियरली एक्ट में दी गई हैं इन 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 दोज काइंड्स ऑफ केसेस। ठीक है। अब जहाँ तक सवाल आता है, जैसे आपने 2 एग्जाम्पल्स दिए, एक आपने कहा इनकम्पैटिबिलिटी का एग्जाम्पल है, और दूसरा कि शादी किसी मैलिशियस पर्पस से की गई थी। अब देखिए, जो इनकम्पैटिबिलिटी का इशू है ये तो एक लीगल वायलेशन नहीं कहलाया जा सकता। माना कि इस केस में डिसेबिलिटी की वजह से हुई होगी इनकम्पैटिबिलिटी, दैट वुड बी वन ऑफ द फैक्टर्स परहैप्स, बट दैट अलोन कांट बी अ लीगल रॉन्ग, बिकॉज आई मीन वैसे तो फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट एक थर्ड पार्टी, एक कोर्ट के लिए डिसाइड करना कि आप किसी को मतलब यू कांट फोर्स देम कि कंपैटिबिलिटी करो एक दूसरे के बीच में, अगर नहीं हो पा रही तो दैट्स वन एस्पेक्ट। जहाँ तक सवाल उठता है अब लाइक यू नो मैनिपुलेट करने का, कि एक कोई पार्टी जो एबल बॉडीड है वो किसी डिसेबल्ड इंसान से आइदर शादी कर रहा है या कर रही है बिकॉज द अदर पर्सन इज वेल ऑफ, तो उस तरीके के केसेस में आई वुड से अगर आप कुछ क्रिमिनल लॉ वायलेशन दिखा पाओ, जैसे कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, कुछ आपको अंडरटेकिंग दी गई थी जो वायलेट हो गई है, दैट वुड बी दी ओनली वे। बट फ्रैंकली इस तरीके के पर्सनल मैटर्स में आई एम नॉट सो श्योर कि दैट इज सच अ गुड आइडिया, यू नो, बिकॉज और आपके 10-20 साल इसी चीज में चले जाएंगे and it will just lead to further bad blood. So my suggestion would be, in that kind of a matter, you go your separate ways and live in peace. 2 और तरह के केसेस हैं ये। अगर दोनों डिसेबल्ड शादी करना चाहते हैं तो उनकी फैमिली उनको अलाउ नहीं करती है क्योंकि वो दोनों डिसेबल्ड हैं। तो एक तो हो गया डिनाइल का कि घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं। अगर वो कर लेते हैं फिर भी अपनी मर्जी से, दोनों अडल्ट हैं और दोनों वेल विद इन द प्रीव्यू है शादी करने के, और उनको प्रॉपर्टी से निकाल दिया जाता है, घर से बेदखल कर दिया जाता है ऑन द ग्राउंड ऑफ दिस। एक ये है, कई लोगों की शादी घर वाले मान भी लेते हैं कि ठीक है दोनों डिसेबल्ड है, पहले नहीं मानते हैं, मान लेते हैं, लेकिन शादी होने के बाद फिर उनको प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाता है। ऑब्वियसली द रीजन इज डिसेबिलिटी, लेकिन बेदखल के तो कई रीजन हो सकते हैं, वो कोई और आर्ग्यूमेंट लेके भी करते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या किया जाए? देखिए, इस चीज के लिए तो क्लियरली सेक्शन 13 है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का, जो
पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की लीगल कैपेसिटी रिकॉग्नाइज करता है उनकी प्रॉपर्टी ओन एंड मैनेज करने के लिए। तो इन दिस काइंड ऑफ अ केस दो तीन चीजें आप कर सकते हो। एक तो अगर आपको फॉर एग्जाम्पल मान लो, डिपेंड करता है किस टाइप की वो प्रॉपर्टी है, या तो वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो सकती है या तो वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी हो सकती है, जो HUF जिसको हम कहते हैं, जो फैमिली प्रॉपर्टी होती है। अगर वो फैमिली प्रॉपर्टी है तो फिर तो आप डेफिनेटली सिविल सूट फाइल कर सकते हो पार्टीशन के लिए, कि यार क्योंकि उसमें तो कोई ऐसा बार नहीं है कि डिसेबिलिटी है तो आपको शेयर नहीं मिलेगा, आपको मिलना ही है शेयर। और आप भी एक, मान लो अगर आपके पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं तो आप एक सूट फॉर पार्टीशन फाइल कर सकते हो और अपना शेयर क्लेम कर सकते हो। और उसमें आप जरूर ये सब चीजें बता सकते हो कि यही एक वजह है जिसके लिए वो लोग कर रहे हैं। दूसरा, आप अगर डिसेबिलिटी कमिश्नर को अप्रोच करके करना चाहो तो वो भी एक ऑप्शन है कि उनको बोला जा सके कि यार मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इज बीइंग स्टाइफल्ड, मतलब माय राइट टू माय प्रॉपर्टी इज बीइंग टेकन अवे बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट कि मैंने उनके विशेस के अगेंस्ट किया। कभी कभार उससे भी इशू रिजॉल्व हो सकता है, बट ये चीज ध्यान में रखना जरूरी है कि डिसेबिलिटी कमिश्नर्स का एक तो वैसे भी उनका पावर्स रिकमेंडेटरी ही है इवन अदरवाइज हर तरीके के इशू में, और दूसरा इस तरीके की चीजों को जैसे प्रॉपर्टी में डिक्री वगैरह पास करना, उसकी उनको पावर्स बनती नहीं है। वो मतलब ये रिकमेंडेशन पास कर सकते हैं कि फैमिली को काउंसल किया जाए, गाइड किया जाए, उस तरीके का वहां से रिलीफ मिल जाएगा। तो अगर कभी कभार तो उनको आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, एक तरीके से आप उनको एक मीडिएटर समझ के चल सकते हो कि यूजिंग देयर गुड ऑफिसेज इफ द इशू कैन बी रिजॉल्व। बट अगर नहीं होता और एक्चुअल कोर्ट्स में ही जाना पड़ता है तो फिर आपको सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा इस तरीके के केस में। क्योंकि मैंने कहा था दो तरीके की प्रॉपर्टी हो सकती है, ये तो हो गई फैमिली प्रॉपर्टी। अब दूसरा जो होता है वो होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, राइट, जो आपके किसी पेरेंट ने खुद के पैसे से खरीदी है, और मान लो वो आपको अपने विल में ऐसा लिख रहे हैं कि आपको नहीं देंगे प्रॉपर्टी। अब उस तरीके के केस में बहुत मुश्किल है, इनफैक्ट कोई एज सच रिकोर्स नहीं ही है हमारे लॉ में अवेलेबल इस टाइम पे, जो ये कहता है कि आप अपनी विल में, बिकॉज माना ये जाता है कि विल एक इंसान का प्राइवेट डिसीजन है, उससे वो किसको एक्सक्लूड कर रहा है किसको इंक्लूड कर रहा है वो कोर्ट उसको नहीं बता सकता। इसलिए वो केस में आपके पास मेरे हिसाब से कोई रिकोर्स नहीं रहेगा अदर देन इवन एज ए पर्सन विद डिसेबिलिटी। हाँ, दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग। आप डिसेबिलिटी कमिश्नर को अप्रोच करके बोल सकते हो, वो बला फुसला के कोशिश कर सकता है मनाने की, बट एज सच कोई कोर्ट डायरेक्ट नहीं कर सकता किसी को कि भैया तुम अपने बिल में ऐसा लिखो वैसा मत लिखो, अनफॉर्चुनेटली। और जो फीमेल्स के इशू आते हैं, जो डिसेबल्ड फीमेल्स हैं जिनके डोमेस्टिक वायलेंस के काफी इश्यूज आते हैं जी, तो इस पर आपने पहले भी कहा कि सेक्शन 7 भी वर्क करता है, लेकिन एज ए लॉयर, एज ए लर्नर्ड लॉयर और अपने एक्सपीरियंस के साथ प्रेफरेबल क्या रहता है कि सिविल कोर्ट में ही जाएं, फैमिली कोर्ट में ही जाएं, चाहे वो अब्यूज हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, या पहले एक बार ट्राई कर लेना चाहिए आरपीडी एक्ट के हिसाब से? स्ट्रॉन्ग कहाँ पे है कि जहां पे ज्यादा और बड़ा रिलीफ मिल सकता है? देखिए, रिलीफ इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। रिलीफ तो डेफिनेटली आपको बाहर बेटर मिल पाएगा इन द सेंस कि जो जैसे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, उसमें जो मैकेनिज्म्स हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स अपॉइंट हो सकते हैं, आपको एक रेजिडेंस ऑर्डर पास किया जा सकता है कि आपको यहाँ रहने दिया जाए मैट्रिमोनियल हाउस में फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड, आपको कोई ना बेदखल करे। उस तरीके के प्रोटेक्शन जरूर उस एक्ट में दिए जाते हैं, और वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज आर आल्सो इक्वली एंटाइटल्ड टू इट एज दोज हु आर विदाउट अ डिसेबिलिटी। ये सेक्शन 7 वाला जो प्रोसीजर है ये लिखा तो है, बट मैंने अपने एक्सपीरियंस में अभी तक आई हैव नॉट कम अक्रॉस केसेस जिसमें इसको एक्चुअली इन्वोक किया गया हो और इफेक्टिव ऑर्डर्स पास किए गए हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स के द्वारा। तो इसलिए आई वोंट बी इक्विप्ड टू कमेंट ऑन इट। इन थियोरी तो ये एक मतलब अच्छा मैकेनिज्म लगता है, बट आई डोंट नो हाउ इफेक्टिवली इट वर्क्स।
डिसेबिलिटी कमिश्नर इस तरीके की चीज में कुछ खास नहीं कर पाएंगे अदर देन प्लेइंग अ मीडिएटर का रोल, अगर वो केस एडमिट करते हैं तो। वरना तो वो एडमिट ही नहीं करेंगे ये कह के कि हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं बनता। सो आई वुड से ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ ही आपको यूटिलाइज करना होगा। आप पुलिस में जाके कंप्लेन करो, उनको बोलो कि एफआईआर रजिस्टर करें, और फिर वही आपको सब लीगल हेड प्रोवाइड मतलब आपको बताएंगे। और ये एक ड्यूटी भी है पुलिस पे कि वो आपको बताएं कि आपको फ्री लीगल एड की एंटाइटलमेंट है एज ए डिजेबल्ड पर्सन, एंड अकॉर्डिंगली फिर वहां से बात आगे बढ़ सकती है, जो भी प्रोटेक्शंस आपको मिलनी है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बोला, इस पे मेरे कुछ सवाल हैं। उससे पहले मैं जी। अपने लिसनर्स के लिए चाहता हूं जानना कि क्या मिशन एक्सेसिबिलिटी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के इश्यूज लेती है? हाँ जी, डेफिनेटली हमको काफी बार इस तरीके के कंप्लेंट्स भी आते हैं, एंड इट्स वन ऑफ द एरियाज जिसमें हम टेकअप करते हैं, एबल बॉडीड के भी, डिसेबल्ड के भी। ओके, तो राहुल साहब आप ये बताओ कि आपने पुलिस का जिक्र किया, मेरे पास जी। 6-7 केस आए हैं, 2-3 ठीक है। झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, ऐसी स्टेट से मेरे पास काफी केसेस आते हैं लोगों के। उसमें हाँ ये कहा जाता है कि पुलिस कोऑपरेट नहीं करती बिल्कुल भी। जी। एक तो वो जी। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को सीरियस ही नहीं लेते, अगर राइट। सीरियस लेते हैं तो फैमिली का दबाव बहुत ज्यादा होता है। तो जी। आपको इसमें पता है कि इसमें मनी भी इन्वॉल्व है, मसल भी इन्वॉल्व है, और एक पर्सन विद डिसेबिलिटी जो अकेला रहता है दूर दराज में, वो डर भी जाता है ऐसे प्रोसेस से, क्योंकि बहुत ज्यादा सपोर्ट उसको अपनी फैमिली से भी नहीं रहती और उधर उधर से तो रहती ही नहीं है। जी। तो मेरे दो सवाल इसमें ये हैं कि पुलिस को कैसे सेंसिटाइज किया जाए, या कैसे व्हाट इज द बेस्ट वे कि जो विक्टिम है वो अपने आप को सेफ भी रखे और लड़ाई भी लड़े। और तीसरा, क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म है इवन अंडर द फैमिली लॉज या फैमिली कोर्ट कि जहां पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के केसेस को फास्ट ट्रैक किया जाए? क्योंकि कल ही एक केस आया था, उनका 12-13 साल बाद हुआ है केस सॉल्व। जी, तो दो तीन एस्पेक्ट्स हैं, इसको वन वन बाय वन टेकअप करते हैं। पहला तो पुलिस इनएक्शन की बात हुई है, तो इसमें इंडिविजुअल केस में जो रेमेडी होती है कि अगर मान लो आप पुलिस स्टेशन जाओ और वो आपका नहीं रजिस्टर कर रहे या फिर डिसेबिलिटी एस्पेक्ट कैप्चर नहीं कर रहे, बिकॉज कभी कभी ऐसा भी आता है कि वो एफआईआर तो लिखने को तैयार है बट डिसेबिलिटी वाली बात नहीं डालते उसमें, तो फिर वो जो चीज़ हट जाती है वो चीज़ नहीं हो पाती कैप्चर। तो इसके लिए आप एक सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को लेटर लिख सकते हो, ये बोल के कि आपका नहीं रजिस्टर हुआ है। दैट इज स्टेप 1। स्टेप 2 जो होता है वो आप एक मैजिस्ट्रेट में कंप्लेंट, मैजिस्ट्रेट जो है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट आपके एरिया का, उनके यहाँ कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। आपको ऑफकोर्स एक लॉयर को कंसल्ट करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, वो आपको गाइड करेंगे कि एक मैजिस्ट्रेट को आप कंप्लेंट करो, और फिर मैजिस्ट्रेट पुलिस को डायरेक्ट करेंगे कि आप ये क्यों नहीं कर रहे, उनसे आंसरेबिलिटी इंश्योर करेंगे कि द नेसेसरी एक्शन इज टेकन। एक चीज और मैंने देखी है कुछ कुछ केसेस में इस तरीके के कि डिसेबिलिटी कमिश्नर्स को भी लोग लिखते हैं, तो डिसेबिलिटी कमिश्नर खुद तो कुछ नहीं कर पाते ऑब्वियसली क्योंकि ये क्रिमिनल मैटर है, बट वो पुलिस को लेटर लिख सकते हैं कि ऐसी ऐसी कंप्लेंट आई है तो इसको देखिए। तो उससे भी एक एडिशनल पुलिस पे प्रेशर डालने का एक तरीका है वो, कि ये लोग नहीं कुछ कर रहे। उसके अलावा ऑब्वियसली आप एक रिट पिटिशन भी फाइल कर सकते हो अगर नहीं कुछ हो रहा है कि इन लोगों ने मान लो क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी और ठीक तरीके से मैटर इन्वेस्टिगेट नहीं किया, तो उसको आप चैलेंज कर सकते हो रिट पिटिशन फाइल करके। और हाई कोर्ट में भी आपको फ्री लीगल एड का राइट है एज अ पर्सन विद अ डिसेबिलिटी। तो ये कुछ कुछ चीजें की जा सकती हैं। जहां तक सवाल उठता है फैमिली कोर्ट्स में फास्ट ट्रैकिंग का, तो अभी के लिए आई एम सॉरी टू से इस तरीके का कोई मैकेनिज्म नहीं है। कोई भी कोर्ट्स, फैमिली कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट्स में नहीं है। सिर्फ कुछ कुछ जैसे दिल्ली हाई कोर्ट में फॉर एग्जांपल नॉर्मली सारे ही डिसेबल्ड पर्सन्स के मैटर, चाहे फिर वो कोई भी एरिया ऑफ लॉ में हो, उनको प्रायोरिटी हियरिंग का दिया जा रहा है। उस पर एक सर्कुलर भी है और वो कर भी रहे हैं। कर्नाटका हाई कोर्ट में भी ऐसा सर्कुलर तो है बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। उसके अलावा और कहीं पे भी नहीं है।
एंड फैमिली कोर्ट्स में तो डेफिनेटली नहीं है। तो ये भी एक चीज़ है जो टेकअप करनी ज़रूरी है, एंड गवर्नमेंट को या कोर्ट्स को बोल के इस पे एक्शन लेना ज़रूरी है। तो दिल्ली हाई कोर्ट और कर्नाटक में एक सर्कुलर है जिसमें फास्ट ट्रैकिंग की बात की है, इज इट करेक्ट? हाँ, फॉर द मैटर्स इन दोज पर्टिकुलर हाई कोर्ट्स। हाँ हाँ बिल्कुल। और दिल्ली में तो ये फॉलो भी होता है, और इससे काफी हद तक पिछले 1-1.5 साल में ही ये हो रहा है। जब हम एक्सेसिबिलिटी कमेटी पे आए थे दिल्ली हाई कोर्ट के, अमर जैन और मैं, तो हमने उनको ये सर्कुलर का हवाला दिया था, क्योंकि 2016 का सर्कुलर है, तो उस टाइम पे वो फॉलो नहीं हो रहा था। बट फिर उन्होंने एक प्रोसेस डिवाइस किया इसके लिए, ताकि अब जो भी उनकी लिस्टें आती हैं उसमें ये स्पेसिफिक कैटेगरी है, केसेस ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स लिखा है उसमें। अब वो डिफरेंटली एबल्ड ऑब्वियसली लैंग्वेज अब कुछ नहीं कर हाँ सकते वो उसके बारे ठीक है, में। वो ठीक है। हाँ, बट वो बोल के उन मैटर्स को, वो अगर नया मैटर तो टॉप पे आएगा, और अगर एक बार हियरिंग हो गई है, दूसरी बार हो रही है, तो भी उस कैटेगरी में, मतलब ऐसे वाले जो भी मैटर हैं जो सुनवाई के लिए हैं, उसमें वो टॉप पे रहेगा। उसमें तो मैट्रिमोनी आती है या नहीं? इन सम केसेस आ सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपका फैमिली, क्योंकि पहले तो आप फैमिली कोर्ट में जाओगे, वहां से जो उनका डिक्री आएगा उसको आप चैलेंज करोगे हाई कोर्ट में। अगर आपको सेटिस्फाइड नहीं हो, तो वो एपेलेट लेवल पे हाई कोर्ट का रोल आएगा फैमिली मैटर्स में, नॉट इन द इनिशियल लेवल। राइट। राहुल साहब, अब ये बताएं कि एक आपने फ्री लीगल एड की बात की है, जी वो कहाँ कहाँ मिलता है, किस किस को मिलता है, एक तो ये बताना है आपको। जी। और दूसरा ये बताएं हमें कि आपकी नज़र में कोई ऐसी एनजीओ है या कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम है विद इन द कम्युनिटी जो इस तरह के केसेस को लेता है या इस तरह की एडवोकेसी करता है कि बाकी हाई कोर्ट्स में भी जो मैटर है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को, उसको फास्ट ट्रैक करवाने की कोशिश की जाए, जहाँ जो दिल्ली हाई कोर्ट का सर्कुलर है वो फैमिली कोर्ट्स में भी रेप्लिकेट करवाने की कोशिश की जाए? जी। तो पहला जो फ्री लीगल एड की बात है, जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट है 1987 का, उसमें ये कहा गया है कि कुछ कैटेगरी हैं पर्सन्स ऑफ सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड जिनको फ्री लीगल एड का एंटाइटलमेंट है, जिसमें पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज भी एक कैटेगरी है। सेक्शन 12(1)(c) है आई थिंक वो लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट का। तो what that means is कि रिगार्डलेस ऑफ योर इकोनॉमिक स्टेटस, चाहे आपकी मंथली इनकम कितनी ही क्यों ना हो, चाहे आप और मैं भी अभी जाएं अगर, तो हमको भी फ्री लीगल एड का एंटाइटलमेंट है, merely by virtue of being persons with disabilities। और वो लीगल एड अथॉरिटी को हमको लॉयर दिलवाना ज़रूरी है। तो मैं दिल्ली हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का भी एक हिस्सा हूँ, तो मुझे वहाँ से भी केसेस आते हैं। तो वहाँ पे आते हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, इतना अवेयरनेस अभी नहीं है, तो उस पे काम करना ज़रूरी है, बट आते कुछ कुछ आते हैं डेफिनेटली डिसेबल्ड लोगों के भी केसेस उस रूट से। दूसरा जो, तो ये बेसिकली हर कोर्ट में, हर पूरे देश भर में है, चाहे फिर वो फैमिली कोर्ट हो, क्रिमिनल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कैट हो, कुछ भी हो, वहाँ हर जगह पे लीगल एड का एंटाइटलमेंट है। अब प्रॉब्लम ये होती है कभी कभी कि क्योंकि लॉयर्स जो लीगल एड में केसेस ले रहे हैं वो या तो फ्री ऑफ चार्ज ले रहे हैं या काफी कम रेट पे ले रहे हैं, मतलब उनको लीगल, ये क्लाइंट तो कुछ नहीं देगा ऑब्वियसली, पर लीगल एड अथॉरिटी उनको पैसा देती है, तो या तो फ्री ऑफ चार्ज या लो कॉस्ट। तो इसलिए उन लॉयरों के लिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा काफी क्लाइंट्स मेरे को आके बोलते हैं कि बिकॉज उनका लीगल एड मैटर है तो वो ज्यादा सीरियसली नहीं लेते कंपेयर टू देयर पेड मैटर्स। तो इस वजह से लोग थोड़े परेशान रहते हैं कि हमारा मैटर सीरियसली नहीं लिया जा रहा, लॉयर ने बेड़ागर कर दिया, लॉयर आया नहीं कोर्ट में, एंड सो ऑन। ऐसी कंप्लेंट्स बहुत सुनने को आती है। दूसरा जो आपने पूछा कि एनजीओज कौन से काम कर रहे हैं, तो हम भी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब हमारे जैसे इस तरीके के केसेस आते हैं तो हम नॉर्मली लोकल लॉयर्स के साथ पार्टनर करते हैं। जैसे अगर दिल्ली में तो हमारा खुद का ही ऑफिस है, बट अगर मान लो कोई बॉम्बे में आ गया, कोई आंध्र प्रदेश में आ गया, तो वहाँ पे भी हम केसेस टेकअप करते हैं, बट वहाँ पे फिर हम लोकल लॉयर्स के साथ पार्टनर करके करते हैं। इन द सेंस हम उन लॉयर को ढूंढते हैं, मतलब हमारे पास क्लाइंट आके बोलेगा कि यार मेरा मैटर मैट्रिमोनी का है या प्रॉपर्टी का है, यहाँ यहाँ पे टेकअप करो, तो फिर हम उसके लिए वहाँ पे लॉयर ढूंढेंगे और फिर हम ही
उस लॉयर के साथ फीस वगैरह इंटरनली अग्री करते हैं, ताकि वो क्लाइंट का हेडेक नहीं होता फिर। और हम वहाँ भले ही फिजिकली रहे ना रहे, बट क्योंकि हर क्लाइंट ये अफोर्ड नहीं कर पाता कि मतलब हम फिजिकली वहाँ पे जाएं, ट्रैवल करें, अकोमोडेशन करें, वो बहुत महंगा हो जाता है। तो इसलिए हम उस लॉयर को दिल्ली से ही गाइड कर पाते हैं। तो ये तो हमारा हो गया। इसके अलावा और भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे एनएफबी, तो आप जानते ही हैं, मिस्टर रुंगटा की ऑर्गेनाइजेशन, तो वो उनके भी चैप्टर्स हैं ऑल ओवर द कंट्री। फिर आई प्रो बोनो भी है जो अच्छा काम कर रही है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में। तो दैट इज द सीन एज ऑफ नाउ। नहीं, लेकिन जो आपने बताया आपके तो वो पेड वाले हैं ना, प्रो बोनो तो आप सारे केस नहीं ले सकते इंडिविजुअल बेसिस पे, और आई प्रो बोनो भी इंडिविजुअल केसेस नहीं लेती है ज़्यादा, जो लोगों ने मुझे बताया है, तो मुझे रियलिटी नहीं पता। और एनएफबी भी केसेस लेती है, लेकिन मैट्रिमोनी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा केसेस वो भी नहीं लेते हैं। मैं प्रो बोनो एडवोकेसी की बात कर रहा हूँ, जिसमें चाहे वो गाइडेंस हो या वो हो, एट द एंड ऑफ द डे सबको सरवाइव करना है, आप लोगों को भी सरवाइव करना है, राइट? तो बिल्कुल। कुछ ऐसी डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके बारे में जान रहा था। और इसमें ही दूसरा भी ऐड कर देता हूँ, जो आपने एक बात बिल्कुल दुरुस्त कही, जो लोगों का माइंडसेट है लीगल एड को लेके, उसमें एक चैलेंज ये भी आता है कि ये लोगों का बहुत मेरे को आए दिन सुनने को मिलता है कि खास तौर पे जो मैरिजेस के इश्यूज हैं, जी इसमें हमारा लॉयर भी कंप्रोमाइज कर जाता है दूसरे लॉयर के साथ, पैसे देने के बाद भी वो सेकंड पार्टी से भी उठा लेता है ज्यादा, तो कंप्रोमाइज हो जाता है। तो ऐसे इश्यूज में क्या करे पर्सन से डिसाइड, एक तो वो खुद उसके अपने मल्टीपल इश्यूज हैं, ऊपर से ये मेट्रो मनी वाला इशू है, तीसरा फैमिली सपोर्ट नहीं है, चौथा एडवोकेट किया, पैसे दिए, वो भी उधर मिल गया। तो क्या किया जाए? अंडरस्टूड। तो जो पहला वाला एस्पेक्ट था प्रो बोनो वाला, उसमें दो दो ही सॉल्यूशंस मेरे ध्यान में आते हैं। बिकॉज जैसे हम आपने कहा हम 3 केसेस लेते हैं हर महीने के प्रो बोनो, बट उसमें भी हर एक इंडिविजुअल का केस लेना हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उसके लिए 2 उपाय हैं। नंबर 1, लीगल एड अथॉरिटी से, जैसे कि फैमिली कोर्ट का खुद उनका एक लीगल एड अथॉरिटी होगा, तो वहां पे उनको अप्रोच करके किया जा सकता है। दूसरा, एक चीज जो हम करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली जो हमारी जस्टिस कनेक्ट हेल्पलाइन है उसके थ्रू, इसकी भले ही चाहे हम वो केस ना भी टेकअप कर पाए, बट ये रेफर हम कर देते हैं उनको, प्रो बोनो लॉयर्स को इन डिफरेंट स्टेट्स, जो उस मैटर को टेकअप कर पाए, राइट? अब अल्टीमेटली वो लॉयर और उनके बीच में है फिर कि वो कितना हो, मगर अल्टीमेटली कोई लॉयर अगर हम रेकमेंड कर रहे हैं तो मतलब ऐसा ही कोई होगा, तो मतलब कॉम्पिटेंट लॉयर ही रेकमेंड करेंगे। इज द लिमिटेड पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। तो ये 2 सॉल्यूशंस इमिडिएटली ध्यान में आते हैं इस बात के। ऑर्गेनाइजेशन एज सच एट स्केल प्रो बोनो इंडिया, क्योंकि इस तरीके की लिटिगेशन के लिए फंडिंग वगैरह वो खैर डिफरेंट कॉन्वर्सेशन होगी, बट ऐसे लिटिगेशन के लिए हमारे देश में थर्ड पार्टी फंडिंग मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए प्रो बोनो एट स्केल डिसेबिलिटी, ऐसे अगर मेरा बस चले तो मैं भी हमारे 10 ऑफिसेज खोल लूँ 10 स्टेट्स में और लोगों को प्रो बोनो हेल्प दे दूँ, बट उसके अपने अलग चैलेंजेस हैं जो कभी आराम से बात करेंगे। दूसरा जो आपने बोला कि लीगल एड लॉयर्स या दूसरे भी जो होते हैं, तो ये इशू तो है, मतलब ये कि कॉम्प्रोमाइज वगैरह इसके भी कंप्लेंट्स आते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग ये प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट है जिसके अगेंस्ट, उस लॉयर के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है। बट आपका पॉइंट भी वैलिड है कि अल्टीमेटली जो इंसान ऑलरेडी कोई कोई बहुत खुशी से तो जा नहीं रहा कोर्ट में, वो फिर अब उस लॉयर के भी पीछे जाएगा मिसकॉन्डक्ट वगैरह के लिए, तो अपने आप बाकी का काम कब करेगा? तो ये प्रॉब्लम तो है, और आई डोंट क्वाइट हैव एनी इमीडिएट फिक्सेस फॉर इट। तो मुझे एक चीज जो समझ आई है अभी तक की पूरी कन्वर्सेशन में, वो यही है कि इसमें जो मैरिजेस के इश्यूज हैं, इसमें कुछ बहुत ज्यादा डिसेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से तो है नहीं। आपको सेम रेमेडीज लेनी है जो नॉन डिसेबल्ड लोग लेते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज जो इस शो में निकल के आई है, जो आपने बताया है कि एटलीस्ट आप अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बात करके एक अच्छा एडवोकेट कर सकते हो और एक साउंड एडवाइस ले सकते हो कि हमें किस तरह से प्रोसीड करना चाहिए, तो वो हेल्प हो सकती है आपकी कम्युनिटी की ओर से। बिल्कुल। तो उसके लिए जैसे हमारा जस्टिस कनेक्ट हेल्पलाइन है, जो हम हर थर्सडे टू थर्सडे 5:30 to 6:30 क्वेरीज लेते हैं लोगों के, तो उसमें लोग हमको करते हैं क्वेरी, और कर भी सकते हैं कि हमारा फलाना फलाना जगह पे केस
करना है या चल रहा है और हमको प्रो बोनो लॉयर चाहिए, तो फिर हम अपने नेटवर्क्स में, जैसे हमारा वो डिसेबिलिटी राइट्स नेटवर्क भी ग्रुप है जिसमें 400 लोग हैं, आप भी हो उसमें, तो उसमें भी तरह डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से लॉयर्स हैं। तो उन सब नेटवर्क्स के थ्रू हम लोगों को लॉयर्स के साथ कनेक्ट भी करते हैं जो उनको फिर प्रो बोनो बेसिस पे हेल्प कर पाए। करेक्ट। एक बार नंबर शेयर कर दीजिए आप लोगों के जी साथ, और टाइमिंग एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ जी, टाइमिंग है थर्सडे टू थर्सडे 5:30 से 6:30। मेरा नंबर है 9890281068, 9890281068। और अमर भी करते हैं ये मेरे साथ, तो उनका नंबर है 9892622230। करेक्ट। अब राहुल साहब, मुझे ये समझना है आपसे कि एडवोकेसी मैरिजेस के इश्यूज पे हमारा सेक्टर सीरियस क्यों नहीं है? क्योंकि अब ये बहुत बड़े इश्यूज हैं जी और हर किसी को इस फेज से निकलना है, जी और ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमने इसके ऊपर डिस्कोर्स ना के बराबर सुना है। इसीलिए शायद इतने फोन आते हैं लोगों के। अब लगभग 95 का एक्ट आ गया, अब 30 जी साल तो उसको हो गए राइट उस, और हमारा मूवमेंट चल रहा है 1970 से लगभग। जी लेकिन इसके ऊपर बहुत कम हमने सेमिनार्स देखे हैं, इवन डिस्कशंस बहुत कम देखी हैं। जी तो कारण क्या है? कि सिर्फ एक फंडिंग ही है, या लोगों को ये इशू बहुत बड़ा नहीं लगता? कारण क्या है कि इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में हमने हर तरह के इश्यूज पे बात होते हुए देखी है? मैं इवेंट्स कुछ बताना नहीं चाह रहा हूं नाम लेके, लेकिन जी आप समझ लें कि बहुत बड़े लेवल पे इवेंट्स देश में होते हैं डिसेबिलिटी पे, वहां से भी ये मैट्रिमोनी पूरी तरह से गायब रहता है, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। मैरिज जी करवाना भी बहुत बड़ा चैलेंज है, और उसके बाद तो चलो मैरिज अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। तो लेकिन जी कम्युनिटी का जो रिस्पॉन्स है, इवन फ्रॉम द फीमेल एडवोकेट्स या उनकी तरफ से भी जी बात होती नहीं है। कारण क्या देखते हैं आप? आई थिंक मेरे माइंड में जो ओनली रीजन आ रहा है वो कोई बहुत नई बात नहीं कहूंगा मैं, बट आई थिंक इट इज ट्रू कि ये एक बहुत ही सेंसिटिव और पर्सनल मामला लोग मानते हैं, इंडिविजुअली भी एंड इंस्टीट्यूशनली भी। मुझे क्वेरीज आती हैं लोगों के, जब उन जस्टिस कनेक्ट में या अदरवाइज पहचान के लोग हैं जो भी, बोथ प्रो बोनो एंड पेड बेसिस पे, जिसमें लोग बहुत लाइक दे आर वेरी कंसर्न्ड, अफ्रेड आई शुड से, टू रीच आउट एंड डिस्कस दीज इश्यूज, क्योंकि स्टिग्मा बहुत है। अल्टीमेटली एक बहुत ही पर्सनल बात है, अगर किसी की कुछ फैमिली मैरिज में चीजें 19-20 हो रही हो या उससे ज्यादा अगर कुछ हो रहा हो, हमारा सोसाइटी ऐसा है कि जो बोलता है दैट जो है, ट्राई टू वर्क विद इट, फिगर आउट कि कैसे आप सरवाइव कर सकते हो उस सिचुएशन में। तो स्पीकिंग आउट अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस और एनी काइंड ऑफ मैट्रिमोनियल इशू इज नॉट रियली encouraged इन आवर सोसाइटी। तो इसलिए लोग थोड़ा इन चीज़ों से पीछे हटते हैं, बोथ एट द इंडिविजुअल लेवल एंड ऑर्गेनाइजेशनली भी। आई थिंक ये कारण हो सकता है, बट यू आर राइट कि ये इशू है और हमको भी कॉल्स आते हैं इन इश्यूज पे, तो इस पे सस्टेन्ड काम करने की जरूरत तो है, एंड आई होप दैट दिस एपिसोड विल बी अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन। हाँ, मैं यही बोलने वाला था, आपने मेरे मुंह से बात छीन ली। कि हम जैसे ये एक शो कर रहे हैं, एक जर्नल शो कर रहे हैं, जी और आई एम श्योर कि इसी शो के माध्यम से बहुत सारे लोगों की मदद हो जाएगी, काफी चीजें उनको पता लगेंगी कि बिल्कुल क्या क्या है। तो इस तरह की डिस्कशन तो हम कॉमन फोरम पे विदाउट किसी का हाँ नाम मेंशन किए या किसी कर की सकते स्टोरी हैं, मेंशन किए तो कर हाँ सकते हैं ना, लोगों को सेंसिटाइजेशन के लिए। डेफिनेटली एब्सोल्युटली नहीं, और मैं भी ये ध्यान में रखूंगा, बिकॉज एक्सेसिबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन, इन चीज़ों पे हम बात करते हैं, बट पर्सनल डोमेन, मैट्रिमोनी से रिलेटेड भी इश्यूज जो आते हैं, लीगल इश्यूज, उनको कवर करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ और राहुल साहब जो आपके जहन में आ रहा हो, और जो मैंने नहीं पूछा हो, इस पे आपको और हाँ, कुछ ऐड करना हो? एक 2-3 चीजें हैं। एक, आपने जो सवाल मुझे लग रहा है आप पूछना चाह रहे थे, आपने बताया था बट अभी नहीं पूछा है आपने, वो ये है कि अगर कोई रिफ्यूजल, इफ इज अ रिफ्यूजल टू मैरी अ पर्सन विद अ डिसेबिलिटी,
कैन दैट बी चैलेंज अंडर द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट? अगर कोई एबल बॉडीड इंसान है, वो कहता है कि यार मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा या करूंगी बिकॉज आप डिसेबल्ड इंसान हो, क्या ये चीज को चैलेंज किया जा सकता है? तो इसका आंसर नहीं है। द आंसर इज नो, फॉर द रीजन दैट ये माना जाता है कि पर्सनल जो चॉइसेस हैं लोगों के, उनको लॉ अगर उसमें इंटरफियर करने लगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। दैट्स द थॉट प्रोसेस। अब जैसे आप देखो, इंटरकास्ट मैरिजेस हमारे देश में अभी भी काफी लोग नहीं उसके सपोर्ट में होते, या इंटर रिलीजियस मैरिजेस, बट ये नहीं देखते हम कभी भी होते हुए। आई एम नॉट सेइंग कि ये अच्छी चीज है या गलत चीज है, मैं बस प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ कि कोई जाके इसको चैलेंज करे कि यार इस बंदे ने मेरे से शादी इसलिए नहीं की बिकॉज मैं डिफरेंट कास्ट से हूँ, राइट? तो उस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन इन द पर्सनल डोमेन, इसको अभी तक लॉ के दायरे में नहीं लाया गया पर है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि अगर कोई रिलेशनशिप में है, कोई नॉन डिसेबल्ड, लेकिन रिलेशनशिप में वो लंबे अरसे तक है डिसेबल्ड हाँ पर्सन के साथ, लेकिन हाँ जब व्हेन इट कम्स टू मैरिज तो वो हाँ। रिफ्यूज कर देता है, तो क्या ये फॉर्जरी के अंडर आएगा या इसको भी चैलेंज नहीं किया जा सकता? इसमें एक चीज जरूर होती है, सेक्स ऑन द फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का एक कॉन्सेप्ट होता है। एज अ वुमन विद अ डिसेबिलिटी, अगर आप ये दिखा पाओ कि किसी ने आपके साथ फिजिकल इंटरकोर्स किया है ऑन द बेसिस कि वो आपसे शादी करेंगे और फिर वो नहीं करते, तो दैट कैन डेफिनेटली दैट अमाउंट्स टू रेप इन फैक्ट अंडर द करंट लीगल फ्रेमवर्क। तो वो एक चीज जरूर है। उसके अलावा आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम नॉन लीगल मीन्स ऑफ रिकोर्स जो आप ले पाओ इस तरीके की केस में। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, जैसे मैंने पहले बोला कि जैसे ये मैट्रिमोनी प्लेटफॉर्म्स हैं या डेटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पे भी बात होना जरूरी है कि ये कितने एक्सेसिबल है, नंबर एक, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए इस डोमेन में, एंड नंबर दो, लाइक आर देयर पीपल जो इनके मैच मेकर्स हैं, आर दे ट्रेन्ड टू वर्क विद क्लाइंट्स विद डिसेबिलिटीज? क्योंकि मुझे नहीं लगता, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने खुद ये मैट्रिमोनी प्लेटफॉर्म तो यूज नहीं किया है, बट डेफिनेटली इंसान स्टोरीज पढ़ता है कि डिस्क्रिमिनेशन इज रैम्पेंट, एंड डेटिंग प्लेटफॉर्म मैंने डेफिनेटली यूज किए हुए, सो आई कैन से फॉर अ फैक्ट कि बिकॉज एनीवे वो प्लेटफॉर्म्स दे आर नॉट वेरी, मतलब कोई बहुत डीप में नहीं जाता है इंसान, तो उस पर्सपेक्टिव से तो डिसेबिलिटी डेफिनेटली बिकम्स अ डिस्क्वालिफायर, तो इस चीज पे भी डिस्कोर्स होना जरूरी है। ये दूसरी चीज मैं बोलना चाह रहा था। और तीसरी चीज जो एक इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस हम देखते हैं कुछ कुछ स्टेट्स में, टू इंसेंटिवाइज मैरिज विद पीपल विद डिसेबिलिटीज, वो लोग आपको एक अलाउंस देते हैं, राइट? दो जी, तीन हजार रुपए का, कि अगर आप मैरिज, या फिर ज्यादा में भी देते एक होंगे। बड़ा अमाउंट भी देते हैं शादी के लिए, 50,000, 1 लाख कई स्टेट्स में है। हाँ, तो वो उस पे दो व्यूज हो सकते हैं, बट मुझे फ्रैंकली वो एक काफी गलत चीज लगती है, इन द सेंस कि आप ऐसे अगर किसी को इंसेंटिवाइज करोगे, तो दैट कन्वेज अ वेरी रॉन्ग मैसेज इन माय व्यू। अगर आप सोसाइटी को सेंसिटाइज करो ज्यादा ताकि वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज से एक, हाँ, और उस मुझे लगता है उसमें आप ये कर सकते हो कि जो बीपीएल हैं, जिनको शादी, क्योंकि आजकल बहुत कॉस्टली अफेयर है, तो वो आप बात शादी है, करने के लिए एनकरेज नहीं कर सकते, शादी में हेल्प कर सकते हो अगर में कोई हेल्प कर करना चाहते सकते हो हो। तो। हाँ हाँ, तो उस क्योंकि नहीं तो पर्सपेक्टिव फिर, से किया जा हाँ सकता है। डेफिनेटली, नहीं तो फिर जैसा आप पहले कह रहे थे कि कोई शादी करे एक अल्टीरियर मोटिव से या नहीं, मलिशियस 10 केस तो पर्पस। मेरे पास हैं, करे क्या? हाँ 10 केस हाँ तो हैं, शादी के चौथे दिन भाग जाते हैं। तो आई एम हाँ, नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक जेंडर इधर साइड। बिल्कुल तो बिल्कुल बहुत सारे केसेस हैं, अपने नॉन में भी हैं, और आए दिन आते हैं कि कोई 2 महीने बाद चला गया और मलिशियस उनका इंटेंट बिल्कुल। था। तो ये तो अपने ये ये भी इंसेंटिव भी एक रीजन हो सकता है कभी कभार, यू नो उस चीज के लिए, तो वो भी एक देखने वाली बात है। बिल्कुल। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि कभी कभी मुझे ये भी क्वेरी आती है कि जैसे लोगों का अगर मान लो डिवोर्स हो गया, मतलब डिवोर्स हो नहीं गया, अगर चल रहा है डिवोर्स प्रोसीडिंग्स, और उसमें मेंटेनेंस के बारे में अगर बात आ रही है कि मेंटेनेंस कितना देना है हस्बैंड ने
वाइफ को, राइट? तो इसमें डिसेबिलिटी का क्या रोल प्ले किया जा सकता है? कैन दिस बी यूज्ड एज अ ग्राउंड, राइट? ये मेरे को क्वेरी आ चुकी है। तो इस पे ये मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि आप डेफिनेटली उसको एज अ ग्राउंड ले सकते हो दो एस्पेक्ट्स में, कि एक तो इट रिड्यूसेस योर इनकम पोटेंशियल, ये तो कोई दो राय वाली बात नहीं है कि नॉर्मली हमारे मोटर एक्सीडेंट्स जो होते हैं उसमें भी ये लॉ रिकग्नाइज करता है कि डिसेबिलिटी की वजह से लोगों का अर्निंग कैपेसिटी कम हो जाता है टू अ सब्सटेंशियल एक्सटेंट। दूसरा एस्पेक्ट इसका ये है कि द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीजेज इफ यू हैव अ डिसेबिलिटी, राइट? चाहे फिर वो आपको असिस्टिव टेक्नोलॉजी लेनी हो या फिर व्हीकल पे स्पेंड करना हो, जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो आप साइड करके एज अ ग्राउंड ले सकते हो मेंटेनेंस अमाउंट को रिड्यूस करने के लिए। ये एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाह रहा था। और एक और आखिरी चीज़ है कि अगर कोई पर्सन हो जिसको इंटेलेक्चुअल या साइकोसोशल डिसेबिलिटी है, तो इन दैट केस उनका शादी मतलब आर दे अलाउड टू मैरी, उस पे क्या फ्रेमवर्क है, ये भी एक सवाल आता है। तो इसका जवाब ये है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदूज के बारे में बोल रहा हूँ अभी, हिंदू बुद्धिस्ट सिख्स और जैन, इन चारों को वो गवर्न करता है। बाकी मैंने मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस वगैरह का अभी तक एग्जामिन नहीं किया ये एस्पेक्ट, बट उसमें ये कहा गया हिंदू मैरिज एक्ट में कि यू हैव टू हैव द कैपेसिटी टू मेक अ वैलिड कंसेंट, ठीक है, एंड द पर्सन हैज टू बी ऑफ साउंड माइंड एट द टाइम ऑफ मैरिज। एंड दूसरा ये भी बोला है कि उनको फ्रीक्वेंट इंसैनिटी के अटैक्स नहीं आ रहे होने ज़रूरी है। तो अगर ये चीज़ें हैं तो ही वो इंसान मतलब वैसे कोई बार नहीं है, कोई इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड इंसान कर सकता है, बट सब्जेक्ट टू दीज कैवियाट्स। तो ये चीज़ जाना ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो मैरिज वॉइड हो जाएगी अगर ये चीज़ नहीं रही उसमें। तो ये बताना मैंने सोचा ज़रूरी होगा। बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट था और ये आपने अपनी क्लैरिटी दी। तो आई थिंक वी हैव कवर्ड मैक्सिमम पार्ट ऑफ इट, और फिर भी अगर सवाल आते हैं तो हम अगले शोज में लेंगे। थैंक यू सो मच राहुल साहब, फिर से इस टॉपिक पर क्लैरिटी देने के लिए। बिल्कुल, थैंक यू सर। तो लिसनर्स, बात की आज हमने एडवोकेट राहुल बजाज साहब से, जो मिशन एक्सेसिबिलिटी के को फाउंडर हैं, और ये सीरीज लीगल राइट्स की रेडियो उड़ान पर हम मिशन एक्सेसिबिलिटी के साथ कोलैबोरेशन में कर रहे हैं। हर फोर्टनाइट हम एक शो लेके आते हैं, आपके मुद्दों पर बात करते हैं, कोशिश करते हैं आपको एडवाइस दी जाए। अगर आप भी चाहते हैं कि कुछ ऐसे इश्यूज जो बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं होते, इन इश्यूज पर बात करें, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, अपनी राय हमें दे सकते हैं। कैसा लगा आपको शो, ये भी बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस शो को पहुंचाए ताकि उनको बेनिफिट हो सके। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। फैशन अब सब के लिए रेडियो उड़ान लेकर आया है एक खास मौका आप सब के लिए। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड या लो विजन हैं और आप मॉडल बनना चाहते हैं या रैंप पर थिरकना चाहते हैं, तो ये मौका सिर्फ आपके लिए है। ये फैशन शो कंपटीशन 4 कैटेगरीज में है: ब्लाइंड मेल, लो विजन मेल, ब्लाइंड फीमेल एंड लो विजन फीमेल। हर कैटेगरी से होंगे विनर्स जो जीतेंगे 21,000 और 11,000 के कैश प्राइजेस। सिर्फ 1 मिनट का अपना इंट्रोडक्शन वीडियो बनाइए, अपनी 3 पिक्चर्स क्लिक कीजिए, हाफ, फुल लेंथ एंड क्लोजअप। अपना नाम, एज, पता और कॉन्टैक्ट नंबर radioudan@gmail.com पर सेंड कर दीजिए। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें www.radioudan.com पर। तो देर किस बात की, आज ही अपनी एंट्री भेजिए। सक्षम रिसोर्स सेंटर रोडू शिमला में सुनहरा अवसर आपका इंतजार कर रहा है। क्या आप नेत्रहीन हैं और अपनी पढ़ाई को लेकर गंभीर हैं? तो ये संदेश आपके लिए है। सक्षम रिसोर्स सेंटर लेकर आया है एक खास मौका। यहाँ 20 नेत्रहीन छात्रों के लिए निशुल्क रहने और भोजन की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं या अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करना चाहते हैं, तो ये केंद्र आपकी मदद के लिए तैयार है। यहाँ मिलेंगी आपको ये सुविधाएं: कंप्यूटर प्रशिक्षण, ब्रेल शिक्षा और आत्मनिर्भर बनने के लिए विशेष ट्रेनिंग। साथ ही पास के स्कूलों और कॉलेजों में दाखिले में भी सहायता की जाएगी। तो अब देर किस बात की, आज ही आवेदन करें और अपने भविष्य को नई दिशा दें। दाखिले का फॉर्म भरने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विशाल, कार्यक्रम समन्वयक। ईमेल करें vishal@saksham.org या फोन करें
7054422004। अरे भाई, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट फिर से आ गया है और इस बार और भी बड़ा और भी धमाकेदार। गोवा में 9 से लेकर 12 अक्टूबर तक वही पर्पल एनर्जी, वही अपनेपन की वाइब, बस इस बार और थोड़ा ज्यादा प्यार, पावर और पॉसिबिलिटीज के साथ। अगर आप पहले आ चुके हैं तो आपको तो पता ही है, ये फेस्ट कोई इवेंट नहीं है, ये तो मूवमेंट है। और अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो रेडी रहिए, क्योंकि इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट बदल देता है आपका नजरिया। ये है इंक्लूसिव दुनिया का सबसे प्यारा जश्न और आप हैं उसके सबसे खास मेहमान। लेकिन क्या आप अब भी सोच रहे हैं कि पर्पल फेस्ट आने के लिए हमें क्या करना होगा? अरे बस इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट ऐप खोलो, फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लो और तैयार हो जाओ 9 से लेकर 12 अक्टूबर तक इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा में मिलने के लिए। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2025। हर बार कुछ नया, लेकिन फीलिंग वही, अपनेपन और पावर की।